प्रॉब्लम ये है कि इस फिल्म का थर्ड पार्ट आ चुका है। प्रॉब्लम ये है कि जब कोई थर्ड पार्ट आता है तो स्टोरी वर्क ही नहीं करती। ये मैं क्या कर रहा हूँ? अभी अभी भूल भुलैया 3 देख के आया हूँ और कार्तिक आर्यन का इफेक्ट थोड़ा सा आ गया मुझे, पंचनामा हो गया। क्या बताऊँ मैं, जैसे मैंने अभी बताया उनकी आवाज़ में वो बिल्कुल सही था। कई बार ये होता है कि किसी भी फ्रेंचाइजी में जब थर्ड पार्ट आ जाता है या फिर सेकेंड पार्ट में ही आपको ऐसा लगता है कि अरे ओरिजिनल का मज़ा ख़त्म हो गया। यही है मेरे रिव्यू का बेस इस फिल्म के, क्योंकि इसके डायरेक्टर को ही सेकेंड पार्ट में बदल दिया। सबसे पहली भूल भुलैया जो बनाई थी वो बनाई थी प्रियदर्शन जी ने, और प्रियदर्शन सर की हर फिल्म में आप देखते हैं कंफ्यूज कॉमेडी वाला एक एलिमेंट होता है, इसकी वजह से वो वर्क कर चुकी है अब तक। और अनीस बज़्मी जी भी बहुत बढ़िया फिल्में बनाते हैं, लेकिन उनकी फिल्मों का एक अलग कॉमेडी वाला सब जॉनर है, उसमें वो वर्क करती। ये वाली यहाँ पे उन्होंने हॉरर और कॉमेडी को दोनों पार्ट्स में मिक्स करने की कोशिश की है, जो बहुत ज़्यादा वर्क नहीं हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडी से ज़्यादा उन्होंने हॉरर में भी फोकस करना चाहिए था, क्योंकि ऐसे कुछ कुछ मोमेंट्स तो थे पर बहुत ही कम थे जब ऐसा डर लग रहा था फिल्म देखते वक्त। मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। फिल्म की स्टोरी क्या है? स्टोरी ऐसी है कि एक बहुत बड़े महल में 200 साल पहले कुछ तो हो जाता है, और क्या हो जाता है वो 200 साल के बाद धीरे धीरे एक एक करके पता चलता है, खास करके क्लाइमैक्स में। और वो क्या है मैं यहाँ बताऊंगा नहीं, लेकिन हाँ, एक एक कैरेक्टर का जैसे इंट्रोडक्शन होते जाता है वैसे आप समझ जाएंगे। और इस फिल्म में कौन कौन है? कार्तिक आर्यन, रू बाबा इन कपड़ों में, मतलब इस पे ब्लैक कुर्ते में थोड़े डिज़ाइन हैं उनके, जैसे सेकेंड पार्ट में भी था। अक्षय कुमार की जगह वो आ चुके थे तभी। और असली मंजुलिका आ चुकी है वापस, विद्या बालन। और अभी इसमें एक और एक्ट्रेस है जो, क्या मंजुलिका है असली वाली वो भी? ऐसा सवाल तो आता है आपके मन में, जवाब देखोगे। माधुरी दीक्षित है, और कार्तिक आर्यन के ऑपोजिट तृप्ति दिमरी भी है। एंड बाकी सारे कॉमिक एक्टर्स, राजपाल यादव, संजय मिश्रा, अश्विनी कासेकर, राजेश शर्मा, विजय राज और मनीष वाधवा जी भी है। हर एक को काइंड ऑफ फुटेज तो मिला है, पर किस किस को कितना अप्रोप्रिएट मिला है इसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन है। क्या ये ज़रूरी है कि कार्तिक आर्यन जब भी कोई इस फ्रेंचाइजी में फिल्म करता है तभी उसके अपोजिट रखी जानी चाहिए कोई फीमेल एक्ट्रेस? जैसे पिछले फिल्म में कियारा आडवाणी को रखा था, वैसे इसमें तृप्ति दिमरी को रखा है। ज़रूरत है क्या? हाँ, तृप्ति दिमरी ने वैसे अच्छा तो किया है, पर और उनको लेंथ भी बहुत ज़्यादा दी है, पर क्या ज़रूरत थी, वैसा ही लगता है। माधुरी दीक्षित तो इंटरवल तक आ जाती है, इंटरवल के बाद ही उनका मेन रोल है। बहुत से लोग कह रहे थे कि थोड़ी ओवर एक्टिंग की है उन्होंने, अच्छी एक्टिंग नहीं की है। मुझे तो भाई उनकी एक्टिंग इतनी बुरी नहीं लगी। जब वो हंसती है या डराती है तब थोड़ी सी हंसी आती है, मगर हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये जॉनर उनको सूट नहीं करता उनके रोल के लिए। शी इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ माधुरी दीक्षित जो आपने पुरानी फिल्मों में देखी होगी, उस जनरेशन के लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ। और विद्या बालन को सिर्फ एज ओजी मंजुलिका शायद देखने में थोड़ा सा मज़ा आ सकता है, बट नॉट एज गुड एज द फर्स्ट पार्ट, क्योंकि वहाँ पे एक स्प्लिट पर्सनैलिटी वाला कैरेक्टर दिया गया था उनको। यहाँ पे तो कुछ अलग ही है। जिस तरह से वो कुर्सी भी उठाती है, पहली वाली में वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो थोड़ा एंगल पे उठती है, यहाँ पे तो पूरी उठ जाती है उनके हाथ में। ये इन मेन कैरेक्टर्स के बारे में। राजपाल यादव, संजय मिश्रा, अश्विनी कासेकर और विजय राज जैसे एक्टर्स जो है, उनकी कॉमेडी वर्क ज़रूर करती है, मगर कुछ कुछ हिस्सों में ही, कुछ कुछ जगहों पे थोड़ी फोर्स लगती है। ऐसे एक आध अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स आपको लगेंगे, उसमें थोड़ा सा शायद कॉमेडी या कुछ लगेगा, बट नहीं, ऐसा भी हो जाता है कि वो उतना ज़्यादा आपके ऊपर अच्छे से लैंड नहीं होगा। तो ऐसी मिक्स चीज़ें हैं इस फिल्म में। वीएफएक्स कुछ कुछ बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ कुछ बहुत ही फेक लग रहे थे मुझे इफेक्ट्स। और जहाँ तक सवाल है कैमरा मूवमेंट का, वो भी अच्छी थी, ठीक ठाक थी। ये टेक्निकलिटीज़ की बात थी। मगर बात करें अगर स्क्रीन प्ले की, तो थोड़ा सा जैसे पहले पार्ट में किया गया था वैसे किया जाता तो अच्छा होता। इस बात पे अगर अनीस बाज़मी साहब थोड़ा ध्यान दे, या प्रियदर्शन जी ही आए वापस डायरेक्ट करने के लिए, तो अच्छा होगा। मुझे लगता है अनीस बाज़मी सर ने वेलकम के थर्ड पार्ट पे काम करना चाहिए, और प्रियदर्शन जी हो सकता है हेरा फेरी के थर्ड पार्ट में बिजी हो, पता नहीं वो भी, लेकिन इस फ्रेंचाइजी में उन्होंने ध्यान देना चाहिए। जो उन्होंने शुरुआत की है एक फिल्म बना के, उसको कोई और लेके जा रहा है आगे। मुझे ये भी लगता है कि इसके अगर 20 मिनट हम थोड़े कम कर देते, 20 क्या 25 या आधा घंटा ही, तो अच्छा लगता। क्योंकि जो मेन बात है वो क्लाइमैक्स में ही आ जाती है,
और क्या है मैं तो आपको यहाँ पे बताऊंगा नहीं, लेकिन उसके लिए जो बेसिक स्टोरी लाइन का बिल्डअप है वो थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में दिखता है आपको, एंड फर्स्ट हाफ में ही वो कॉमेडी अच्छी लगती है, बट सेकेंड हाफ में बहुत से सीन्स पता नहीं क्यों अननेसेसरी लग रहे थे। थोड़ा ज़्यादा ही लंबा खिंच गया इस फिल्म का ड्यूरेशन, 2 घंटे 40 मिनट हो गया। बट अदरवाइज मेरे ढोल ना सुन आमी जे तुम्हार जो गाना है वो वापस से सुनने में और देखने में अच्छा लगता है। खास करके माधुरी दीक्षित और विद्या बालन का जो साथ में डांस होता है वो इसमें एक अच्छा एलिमेंट है। वो आपको देवदास के डोला रे डोला गाने की याद दिला सकता है, और इवन विद्या बालन का पहली फिल्म में डांस इसके। श्रेया घोषाल के साथ इस ट्रैक को सोनू निगम जी ने भी गाया है, तो वो भी सुनने में अच्छा लगता है। ये एक गाना अच्छा लगता है। बाकी इसमें जो कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी को गाना दिया गया है लव के एंगल का उनका, जैसे अब पिछली फिल्म में भी कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी को दिया गया था, वो अननेसेसरी है, वो काट देना चाहिए था। और ऐसे जो पंचेज है वो ट्रेलर में ही थोड़े बहुत अच्छे लग रहे थे, एक्चुअल फिल्म में उनका उतना इफेक्ट आ नहीं रहा था, बट हो सकता है कि मास ऑडियंस को फिर भी वो अच्छे लगे। इसमें मनीष वाधवा जी का जो कैरेक्टर है वो राज पुरोहित बने हैं, वो तो एक ही चीज़ करता है, वो कहता है उन्हें कि एक दरवाज़ा है फिल्म में जिसके अंदर मंजुलिका है, ऐसा कहा गया है, वो खोलना नहीं चाहिए, क्यों खोला आपने, यही पूछता है बार बार। या कोई और दरवाज़ा, ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा वही होता है उनके कैरेक्टर में। अब तो मुझे नहीं लगता कि इस फ्रेंचाइजी में कोई नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए, पर मैं ये भी कहूँगा कि इस साल रिलीज हुई हॉरर की फिल्में या थ्रिलर और ब्लैक मैजिक के ऊपर आई हुई जो फिल्में थी, जैसे शैतान या फिर वो मैडॉक के सुपरनेचुरल यूनिवर्स की मुंजा और स्त्री 2, वो फिल्में अगर आपको पसंद नहीं आए हैं तो आप ये वाली देख लीजिए, आपकी इन तीनों के लिए इज्जत शायद बढ़ जाएगी। कुछ एलिमेंट्स जो उन बाकियों में मिसिंग थे वो शायद थोड़े से इसमें लिखेंगे कि बैक स्टोरी पे थोड़ा सा काम किया गया था, थोड़ा और करना चाहिए था, और कॉमेडी पे ज़रा सा करना चाहिए था। मैं जिस थिएटर में गया था वहाँ पे लोग हंस तो रहे थे और डर भी रहे थे, मगर डरावने मोमेंट्स तो बहुत कम दिखे, और हंसने के टाइम पे भी कई बार बोल रहे थे अरे ये क्या हो रहा है यार, कुछ भी कर रहे हैं यार, ये कुछ भी हो रहा है, क्या है। यही था इस फिल्म के बारे में। भूल भुलैया 3 को मैं दूंगा 2.5 स्टार्स। थोड़ी बहुत नहीं, पूरी तरह ही एवरेज फिल्म है। मास ऑडियंस को ये बेटर लग सकती है इससे, क्लास ऑडियंस को तो कुछ इससे भी थोड़ी लो लगे, बट या इससे शायद आपको अगर एंटरटेन होना है तो एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं। और आपने अगर सिंघम अगेन देख ली हो तो आप बताइएगा कि उसमें कौन सा पार्ट था जो आपको अच्छा लगा और इसमें कौन सा पार्ट है जो अच्छा लगा है, क्योंकि कुछ रिव्यूअर्स से मैं ये भी सुन रहा हूँ कि दिवाली के दिन अगर आपने दोनों साथ में नहीं देखी या आपने प्लान किया है दोनों अलग अलग देखने का, दोनों में से एक देखने का, तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे एक और रिव्यूअर ने कहा है, आप टिकट एक ही फिल्म का लीजिए लेकिन फर्स्ट हाफ सिर्फ भूल भुलैया 3 का देखिए, और जैसे इंटरवल हो जाए किसी दूसरे थिएटर में जाइए और सिंघम अगेन का दूसरा हाफ देख लीजिए। फुल ऑन एंटरटेनमेंट और पैसा वसूल लगेगा आपको, हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। और प्रॉब्लम ये कि आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, अभी कर दीजिए वरना क्या करूं मैं यार, स्वाहा। यही सोच रहा है ना कि हम दोनों में से मंजुलिका कौन है।